नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। इजरायल से कृषि, जल संरक्षण और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र समेत 7 समझौते। आतंकवाद और रक्षा सहयोग में मजबूती पर सहमति। प्रवासी भारतीयों को मिलेगा OCI कार्ड। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कानून क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल। दिया संवैधानिक प्रावधान का हवाला। बंगाल के बदुरिया में हालात तनावपूर्ण। केंद्र ने राज्य से मांगी रिपोर्ट। हिंसा रोकने के लिए राज्य सरकार ने बनाई शांति सेना। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को लिखा खत। पाकिस्तान ने किया कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल नस्र का परीक्षण। सेना प्रमुख जनरल क़य्यूम जावेद बाजवा ने भारतीय सेना के कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन पर पानी भरने की कही बात। और महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत की राह आसान। श्रीलंका को 16 रन से हराकर लगातार चौथी जीत हासिल। भारत वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का आखिरी वनडे आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यात्रा के दूसरे दिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ शिखर वार्ता की। दोनों देशों ने आपसी महत्व के सभी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति पर जोर दिया। भारत इजरायल ने दूसरे देशों के विकास में भी साथ मिलकर काम करने का ऐलान किया। दोनों देशों के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बुधवार को यरूशलेम में शिखर वार्ता हुई। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में आतंकवाद, विकास में सहयोग के अलावा रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग के मुद्दे प्रमुख थे। बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच 7 समझौते हुए। इनमें अंतरिक्ष, कृषि, जल संरक्षण और सफाई के अलावा दोनों देशों के बीच विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए संयुक्त कोष बनाने संबंधी समझौते शामिल हैं। We spoke about so many fields where we think we can make a big difference in water and agriculture and health, in every field. It's a partnership to seek the good, to defend the good, to achieve the good. Israel is among the leading nations in the field of innovation, water, and agricultural technology. These are also among my priority areas in India's development. We agreed that in deepening our bilateral cooperation. दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए साझा रणनीति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इजरायल एक जैसे खतरे से जूझ रहे हैं। India has suffered first-hand the violence and hatred spread by terror. So as Israel. Prime Minister Netanyahu and I agreed to do much more together to protect our strategic interests. इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के राष्ट्रपति रोवेन रिवलिन से भी मुलाकात की। उन्होंने इजरायल के राष्ट्रपति को मेक इन इंडिया और मेक विथ इंडिया को जोड़ने की पेशकश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेता आईजैक हरजोग से भी मुलाकात की। इसके अलावा वो मुंबई आतंकी हमले के शिकार रहे बेबी मोशी से मिले। आतंकियों ने उनके माता पिता की हत्या कर दी थी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। शिखर वार्ता और साझा बयान के बाद प्रधानमंत्री ने कई अन्य कार्यक्रमों में शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रवासी भारतीयों से मुलाकात भी की। कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को भारत सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच रिश्तों के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया इजरायल में कंपलसरी आर्मी सर्विस करने वाले भारतीय मूल के लोगों की दिक्कतों को भी दूर किया जाएगा। इजरायल यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यरूशलेम में भारतीय मूल के और स्थानीय यहूदी समुदाय को संबोधित किया। तेल अवीव कन्वेंशन सेंटर में हुए इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत और इजरायल एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि जिन लोगों ने इजरायल में कंपलसरी आर्मी सर्विस की है उन्हें भी OCI कार्ड मिलेगा। भारतीय समुदाय के जिन लोगों ने इजरायल में
कंपलसरी आर्मी सर्विस की हैं, उन्हें भी अब से OCI कार्ड मिल जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार जल्दी ही इजरायल में इंडियन कल्चरल सेंटर खोलने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई, दिल्ली और तेल अवीव के बीच सीधी विमान सेवा शुरू की जाएगी ताकि लोगों के बीच आपसी संबंध को बढ़ाया जा सके। अपने मित्र बेंजामिन नेतन्याहू और पूरे इजरायल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और भाइयों, अब दिल्ली, मुंबई, तेल अवीव, दिल्ली, मुंबई, तेल अवीव विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों का साहित्य, संस्कृति, विश्वास और परंपराओं का साथ है। रिश्तों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महान भारतीय सूफी संत बाबा फरीद ने 13वीं सदी में यरूशलेम में रहकर एक गुफा में लंबी साधना की थी, जो आज एक तीर्थ स्थल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को इजरायल पहुंचे थे। भारत के किसी प्रधानमंत्री की ये पहली इजरायल यात्रा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्तियों को लेकर अब तक कानून नहीं बनने पर नाराजगी जताई है। 2 सदस्यों वाली खंडपीठ ने कहा कि संविधान में किए गए प्रावधान के मुताबिक नियम तय किए जाएं। चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर संविधान के प्रावधानों के मुताबिक कोई कानून क्यों नहीं है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश JS खेहर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 324 का हवाला दिया। अनुच्छेद में कहा गया है कि आयोग में नियुक्ति तय कानून के तहत होगी, लेकिन अभी तक ऐसा कानून नहीं बनाया गया है। अगर पार्लियामेंट ने इस पर कोई कानून नहीं बनाया है, जैसे कि CBI के केस में या CBC के केस में बनाया हुआ है या लोकपाल के केस में, तो फिर क्या कोर्ट सरकार को आदेश नहीं दे सकती कि भाई ऐसा एक इंडिपेंडेंट कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर नियुक्ति करी जाए? कोर्ट ने यह कहा कि अब तक इन पदों पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है जिनकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन खंडपीठ ने केंद्र से पूछा कि अगर संसद ने अब तक कानून नहीं बनाया तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट को निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नियम बनाने चाहिए? I don't think law is necessary because there is already a provision in the Constitution which says that the President shall appoint the Chief Election Commissioner and other commissioners. The procedure can be provided by executive order. सुप्रीम कोर्ट अनूप परनवाल की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। अदालत अब इस मामले पर 2 महीने बाद सुनवाई करेगी। मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल के बदुरिया में हालात तनावपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके अफवाहें फैलाई, जिससे हिंसा भड़की। उन्होंने कहा कि राज्य में शांति वहानी बनाई जाएगी, जो शांति बनाए रखने में मदद करेगी। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इस बीच राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने कहा है कि उनके खिलाफ मुख्यमंत्री के आरोप निराधार हैं। उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री के साथ फोन पर हुई बातचीत का ब्यौरा दिया। राज्यपाल ने लिखा कि उन्होंने फोन पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिससे उनका अपमान हो। पश्चिम बंगाल के बदुरिया में हुई हिंसा के निशान अब भी सड़कों पर हैं। फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद 2 समुदायों में सोमवार रात भड़की हिंसा में कई वाहनों को आग लगा दी गई। दुकानों में तोड़फोड़ भी हुई। कई लोग घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। नहीं, अभी तो कहीं पर शांत है। हम लोग को बोला है, प्रशासन की बोला है, हम लोग को लीडर का भी बोला है, एक हादसा हो गया है, आप लोग को इनको छोड़ दीजिए और कोई इधर कोई दिक्कत नहीं होगा। बदुरिया में BSF के 400 जवानों को तैनात किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी स्थिति पर नजर रख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिंसा पर पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात करके हालात का जायजा लिया। बदुरिया में हिंसा के बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के आरोपों को अपमानित करने वाला बताया।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को कानून व्यवस्था बेहतर करने पर ध्यान देना चाहिए। सारी बयानबाजी छोड़ के राज्यपाल जी ने जो अहम बात कही है कि राज्य सरकार अपना कर्म करे और पुलिस को इस तरीके का अपीजमेंट पॉलिटिक्स का एक टूल ना बनाए, उसी पे अगर ध्यान दे तो बड़ा अच्छा होगा। 2-3টে ব্লকের মধ্যে গন্ডগোল হয়েছে এবং সেটাও ক্রিয়েটেড বাই ফেসবুক, ক্রিয়েটেড বাই এ পার্টিকুলার পলিটিক্যাল পার্টি। আর বিজেপি একটা পার্টি আছে, তারাও মদত দিয়ে করেছে, দুপক্ষকে ইনস্টিগেট করেছে। আমাদের কাজ হচ্ছে আমাদের কাছে সবাই সমান। इस बीच सीपीएम ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। पार्टी ने आरोप लगाया कि हिंसा के दौरान प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी और पुदुचेरी के उपराज्यपाल किरण बेदी को वापस बुलाने की मांग की है। पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्यपाल के माध्यम से स्थानीय सरकारों को अस्थिर करने की साजिश हो रही है। पार्टी ने कहा कि केशरीनाथ त्रिपाठी और किरण बेदी संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में गतिरोध के बीच जीएसटी प्रस्ताव पारित हो गया। प्रस्ताव पारित होने के साथ ही राज्य में जीएसटी लागू होने की राह खुल गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने सदन के भीतर प्रदर्शन किया। वित्त मंत्री हसीब दब्रू ने प्रस्ताव पेश करते हुए विपक्ष को भरोसा दिया कि इससे धारा 370 प्रभावित नहीं होगी और इससे राज्य का विशेष दर्जा खत्म नहीं होगा। अब देश के सभी राज्यों ने जीएसटी को मंजूरी दे दी है। दूसरी तरफ जीएसटी के विरोध में कश्मीर में बुधवार को बाजार बंद रहे। प्रदर्शन कर रहे कारोबारियों की कुछ जगहों पर पुलिस से झड़प भी हुई। विरोध को देखते हुए पुलिस ने कई जगहों पर बंदिशें भी लगाई। स्टेट्स के अपने जो है अधिकार हैं, उन अधिकारों को जो है प्रिजर्व करते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए जो जीएसटी जो है लागू हुआ है, इससे आम आदमी को, कंज्यूमर को, हमारा ट्रेडर को, हमारा व्यापारी को, बाकी जो लोग हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है फायदा होगा। चीन ने कल एक बार फिर भारत से सिक्किम के डोकाला इलाके में सेना हटाने की मांग की। चीन ने भारत पर मौजूदा तनाव को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। इधर कांग्रेस ने सरकार से इस मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाने की सलाह दी है। सिक्किम में डोकाला इलाके में भारत और चीन सेना के बीच 3 हफ्ते से तनाव बरकरार है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत पर यहां की स्थिति से लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। चीन का कहना है कि ये इलाका चीन और भूटान सीमा पर है। चीन ने भारत पर पंचशील समझौते की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है। 令人感到震惊的是，此次印军非法进入中印边界，西金段已定边界中方一侧。 कांग्रेस ने मांग की है कि G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी को चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात कर इस तनाव को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। पुराने समझौतों को मद्देनजर रखते हुए बेहतर यही होगा कि कूटनीति के माध्यम से इसका हल निकाला जाए और जो यथास्थिति थी, जो स्टेटस को एग्रीमेंट रहे हैं, उसका चीन सम्मान करे। जून में भारत ने डोकाला में चीन के सड़क बनाने की कोशिश का विरोध किया था। इसके बाद चीन के सैनिकों ने भारतीय सेना के 2 बंकरों को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद से सिक्किम सीमा में दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव हो गया। चीन भारत से अपने सैनिक वापस बुलाने की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बीच रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने कहा है कि दोनों देशों के बीच सीमा पर जारी गतिरोध को कूटनीति के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। बुधवार को उन्होंने कहा कि सीमा स्थल पर चीन को उस जगह पर बने रहना चाहिए जहां वो पहले था। मौजूदा हालात के बारे में सुभाष भामरे ने कहा कि चीन भूटान के क्षेत्र में घुस रहा है और भूटान के राजा ने इस बारे में बयान भी जारी किया है। चीन को भूटान के क्षेत्र में नहीं घुसना चाहिए। सुरक्षा को लेकर भारत की चिंता और रुख यही है। उन्होंने कहा कि इस तनाव को केवल कूटनीति से हल किया जा सकता है। बातचीत की मेज पर मिलकर सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। दोनों देशों के बीच जारी तनाव को देखते हुए चीन विचार कर रहा है कि वो अपने नागरिकों के लिए यात्रा चेतावनी जारी करे या नहीं। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है। बुधवार को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआन ने बताया कि उनकी सरकार विदेशों में चीनी नागरिकों की सुरक्षा, कानूनी अधिकारों और हितों का ध्यान रखती है। जहां तक बात यात्रा चेतावनी की है तो इस बारे में संबंधित देशों में सुरक्षा हालात के मुताबिक फैसला लिया जाता है। भारत के मामले में भी चीन उन्हीं मानकों का पालन करेगा। दरअसल चीन के एक सरकारी अखबार ने अपने एक लेख में भारत में काम कर रहे चीनी कंपनियों से सावधान रहने
और चीनी विरोधी भावनाओं का शिकार होने से बचने के लिए कदम उठाने को कहा है। कई राज्यों में किसान के आंदोलन के बाद अब गुजरात के किसान भी सड़क पर उतर आए हैं। किसान कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं, वहीं मंदसौर के किसान अब दिल्ली कूच करने की योजना में हैं। इस बीच किसानों की आत्महत्या का सिलसिला कई राज्यों में जारी है। ये तस्वीरें हैं गुजरात के अहमदाबाद की, जहां कर्ज माफी की मांग को लेकर किसान सड़कों पर उतर आए हैं। डेयरी किसानों ने विरोध स्वरूप सड़कों पर दूध बहाया ताकि दूध की किल्लत बनाकर सरकार पर दबाव बनाया जा सके। ओबीसी SC/ST एकता मंच की अगुवाई में चल रहे इस आंदोलन में दूध की सप्लाई बंद कर दी गई है। किसान आगे भी प्रदर्शन जारी रखेंगे। गांधीनगर की एक पदयात्रा करने जा रहे हैं जो गांधी आश्रम से गांधीनगर तक जाएगी। उसके बाद भी सरकार अगर कुछ बदलाव नहीं करती है तो 8, 9, 10 को हम महाधरना कर रहे हैं, जहां पे हजारों किसान जुड़ेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि हमारे किसानों का कर्जा माफ कीजिए। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों का आंदोलन भी जारी है। सहायता राशि बढ़ाने और कर्ज माफी की मांग कर रहे किसान अब मंदसौर से दिल्ली तक रैली निकालने वाले हैं। 18 जुलाई को संसद भवन के सामने किसान संगठन के 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर ये रैली चंपारण में खत्म होगी। महाराष्ट्र में कर्ज माफी भले ही हो गई हो, लेकिन इसकी जद में सिर्फ वही किसान आए जिन्होंने 2012 से 2016 के दौरान कर्ज लिया था। जाहिर है जिन्होंने इससे पहले कर्ज लिया उनकी उम्मीदें अब मिट गई हैं। बीते 2 दिन में नासिक में 3 किसानों ने आत्महत्या कर ली। उस दिन पिताजी गांव में गए, ये चर्चा सुनी, अखबार पढ़ा। उसी दिन 29 जून के शाम को हम सब खेत में काम कर रहे थे। तब पिताजी ने अकेले ही घर पे जहरीली दवाई पी ली। वो बहुत दिन से परेशान थे। हम उनको समझा रहे थे कि थोड़ा बहुत भाव बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन वो बहुत परेशान थे और इसी परेशानी की वजह से उन्होंने 2 दिन पहले एक पॉइजन ले लिया। इनमें कुछ किसानों की फसल चौपट हुई तो कुछ किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र सरकार ने कर्ज माफी योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब इस योजना का फायदा उन किसानों को भी मिलेगा जिन्होंने 2008 के बाद कर्ज लिया था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल इसकी घोषणा की। इससे पहले इस योजना के अंदर सिर्फ वही किसान थे जिन्होंने 1 अप्रैल 2012 से 30 जून 2016 के बीच कर्ज लिया था। दरअसल कुछ बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री से 2008 के बाद कर्ज लेने वाले किसानों को भी योजना का लाभ देने की मांग की थी, जिसे मुख्यमंत्री ने मान लिया। इसके अलावा राज्य सरकार ने उन किसानों के लिए कर्ज चुकाने की समय सीमा भी बढ़ा दी है जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2016-17 में बैंकों से लोन लिया था। तमिलनाडु ने कावेरी के पानी के बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि कर्नाटक उसे उसके हिस्से का 22.5 TMC पानी नहीं दे रहा है और पिछले 25 दिन में उसे सिर्फ 16.58 TMC पानी ही मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई का भरोसा दिलाया है। कोर्ट ने पिछले साल 18 अक्टूबर को कर्नाटक को हर दिन 2000 क्यूसेक पानी देने का निर्देश दिया था। आयकर विभाग ने एनसीपी नेता छगन भुजबल और उनके परिजनों की 300 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। ये कार्रवाई बेनामी संपत्ति कानून के तहत की गई है। आयकर विभाग के मुताबिक ये संपत्तियां करीब 4 दर्जन फर्जी कंपनियों के जरिए बनाई गई है। विभाग ने भुजबल और उनके परिजनों को नोटिस भी जारी किया है। भुजबल फिलहाल जेल में है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा को 15 जुलाई तक 552 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपक मिश्रा ने सुब्रत रॉय सहारा की अपील को नामंजूर कर दिया, जिसमें उन्होंने पैसे जमा करने के लिए और मोहलत की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि अगर 15 जुलाई को सहारा का चेक नहीं बुना तो एमवी वैली की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि सहारा ने अब तक 710 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं, लेकिन 552 करोड़ रुपए 15 जुलाई तक जमा करने होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय की पैरोल 20 जुलाई तक बढ़ा दी है। पाकिस्तान ने बुधवार को कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल नस्र का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल सतह से सतह तक मार करने में सक्षम है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल क़य्यूम जावेद बाजवा ने कहा कि इससे भारतीय सेना के कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन पर पानी फिर गया है। सेना ने कहा कि नस्र उच्च क्षमता वाली हथियार प्रणाली है।
जिसे कम वक्त में तैनात किया जा सकता है। पाकिस्तानी सेना ने नस्र की रेंज को बढ़ाकर 60 से 70 किलोमीटर किए जाने के साथ ही नए तकनीकी मापकों पर मिसाइल का सिलसिलेवार परीक्षण किया। उत्तर कोरिया के अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के बाद दुनिया में सनसनी मची हुई है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने बदले में साझी मिसाइल दागी, जबकि चीन और रूस ने प्रायद्वीप में फौरन शांति बहाली की अपील की। उत्तर कोरिया के सरकारी टीवी चैनल की ओर से मिसाइल का वीडियो जारी होने के चंद घंटे बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने भी शक्ति की आजमाइश की। दोनों देशों ने दक्षिण कोरिया की अनजान जगह से 2 मिसाइलें दागी। 한미연합 미사일 사격은 북한의 어떠한 도발도 용납하지 않겠다는 한미 동맹의 강력한 의지를 표현한 것입니다. दक्षिण कोरिया ने 2 टूक कहा कि उत्तर कोरिया को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए जहां से वापसी मुमकिन न हो। अमेरिका ने भी कड़े कदम उठाने की धमकी दी है। दूसरी तरफ रूस के दौरे पर गए चीन के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया से कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन न करे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि कोरियन प्रायद्वीप में शांति बहाली उनकी प्राथमिकता में है। Лидирующие позиции по объему поставок в КНР нефти. В 2016 году только в рамках межправсоглашений экспортировано 27,3 миллиона тонн, а с учетом коммерческих контрактов 52,5 миллиона тонн. जापान ने फिर से 6 पार्टी वार्ता को लागू करने की मांग की है। इस वार्ता के जरिए पहले कोरियन प्रायद्वीप में शांति बहाली की रूपरेखा खींची गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका में गोलीबारी का ताजा मामला सामने आया है। 3 अलग अलग हमलों में एक बंदूकधारी ने 3 लोगों की हत्या कर दी और एक व्यक्ति घायल हुआ है। घटना मेन की है। बाद में पुलिस ने हमलावर को भी मार गिराया। पुलिस के मुताबिक गोलीबारी बुधवार सुबह मेडिसन शहर में हुई। फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। मामले की जांच की जा रही है। बात खेलों की। भारत की महिला टीम ने श्रीलंका को हराकर आईसीसी महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने का दावा पक्का कर लिया है। बुधवार को डर्बी में खेले गए मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 16 रन से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए प्लेयर ऑफ द मैच दीप्ति शर्मा के 78 और कप्तान मिताली राज के 53 रनों की बदौलत भारतीय महिला टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 232 का स्कोर बनाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 216 रन ही बना सकी। भारतीय टीम के अब 4 मैचों में 8 अंक हो गए हैं और अंक तालिका में टीम 8 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे नंबर पर है। भारत को अभी 3 मैच और खेलने हैं और उनमें से एक जीत भी सेमीफाइनल में टीम की जगह पक्की कर देगी। भारतीय टीम का अगला मुकाबला 8 जुलाई को साउथ अफ्रीका से होगा। और खास शख्सियत की महान विचारक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में जन्मे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर मुखर्जी इस धारणा के प्रबल समर्थक थे कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम सब एक हैं, इसलिए धर्म के आधार पर विभाजन के वो विरोधी थे। गांधी जी और सरदार पटेल के अनुरोध पर वो भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल हुए। संविधान सभा के सदस्य और केंद्रीय मंत्री के नाते उन्होंने जल्दी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। बाद में उन्होंने 1951 में एक नई पार्टी भारतीय जनसंघ की स्थापना की। संसद में अपने भाषण में डॉक्टर मुखर्जी ने धारा 370 को समाप्त करने की जोरदार वकालत की। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वो 1953 में बिना परमिट लिए जम्मू कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े। वहां पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार करके नजरबंद कर लिया गया। इस दौरान 23 जून 1953 को उनकी मृत्यु हो गई। और अब आखिर में हेडलाइंस। इजरायल से कृषि, जल संरक्षण और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र समेत समझौते, आतंकवाद और रक्षा सहयोग में मजबूती पर सहमति। प्रवासी भारतीयों को मिलेगा OCI का। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कानून क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल। दिया संवैधानिक प्रावधान का हवाला। बंगाल के बदुरिया में हालात तनावपूर्ण, केंद्र ने राज्य से मांगी रिपोर्ट। हिंसा रोकने के लिए राज्य सरकार ने बनाई शांति सेना, राज्यपाल ने राष्ट्रपति को लिखा खत।
पाकिस्तान ने किया कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल नस्र का परीक्षण। सेना प्रमुख जनरल क़य्यूम जावेद बाजवा ने भारतीय सेना के कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन पर पानी भरने की कही बात। महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत की राह आसान। श्रीलंका को 16 रन से हराकर लगातार चौथी जीत हासिल। भारत वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का आखिरी वनडे आज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर। नमस्कार।